तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ एमटीपी मई 2025। दोस्तों आपने कल पार्ट 1 देख ही लिया रहेगा, नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो के पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट 2 पे आते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रॉपर्ली डिस्कस करके सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप हर चीज। और अब हम बात करेंगे 7, 8 और 9th क्वेश्चन की, राइट, ताकि हमारा कंप्लीट आरटीपी सॉल्व हो जाए जो प्रैक्टिकल पार्ट का है। कम ऑन गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लेवरेज पर क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन हम लोग साथ में डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं। Details of this company are given below for the year ended 31st March 2025. Sales are given, fixed cost excluding interest means operating fixed costs are given, break even sales are also given to you 120 lakhs. तो एक्चुअल सेल्स भी रेडी है अपने पास और बीईपी सेल्स भी रेडी है अपने पास, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 each 150 lakh rupees. Income tax rate is 25%. Cost of debt is 9%. The debt amount is 90 lakh rupees. पर दोस्तों ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ये आई इंटू 1 माइनस टी होता है। आप सबको पता है आई इंटू 1 माइनस टी को हम केडी बोलते हैं, राइट। सो दैट्स आफ्टर टैक्स बिकॉज टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया है, राइट। सो अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना होगा इस डेट पर तो आपको 9% से नहीं लेते हुए उसको पहले बिफोर टैक्स बनाकर लेना पड़ेगा। They are saying you are required to calculate the operating, financial and combined leverage and the P ratio. You are supposed to calculate the return on capital employed, the EPS also. This company have favorable financial leverage or not? They are asking you that. And lastly, they are asking you the percentage change in EPS if EBIT increases or decreases by 15%. कोई बात नहीं, अगले पार्ट तो बहुत ईजी है, पहला पार्ट जो है वो साथ में सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पर हम एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, राइट। सेल्स क्वेश्चन में दिया है 180 लैक्स, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, हमें कंट्रीब्यूशन इजीली मिल जाएगा पीवी रेशियो से, करेक्ट। देन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? यस, 45 लाख का फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो हम बोलेंगे 45 लाख एंड दैट विल गिव मी ईबीआईटी। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पर लेना है सर? आप सबसे पहले 9% को बिफोर टैक्स बना दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 कर दीजिए, तो ये बिफोर टैक्स बन जाएगा। और ये जो भी बिफोर टैक्स आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके डेट अमाउंट 9 लाख के साथ। कितना आता है दोस्तों, निकालिए। 9 डिवाइडेड बाय 0.75 इज 12% एंड 12% ऑन 9 लाख 1.08 lakhs। 9 लाख ही है ना, डेट अमाउंट इज नॉट 9 लाख, इट इज 90 लाख, ओके। तो डेट अमाउंट इज 90 लाख, तो फिर फाइनली ये 1.08 नहीं आएगा, 10.8 आ जाएगा, 10.8 लाख आ जाएगा। और इसके बेसिस पर हम निकालेंगे ईबीटी, पता नहीं कितना आएगा, माइनस करते टैक्स एट द रेट 25%, तो मिल जाएगा ईएटी। क्वेश्चन में आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो हम इसको बुला लेंगे एनआई, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो यहां पर लिख देंगे और फाइनली हमको मिल जाएगा हमारा ईपीएस। अर्निंग पर शेयर क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर। चलो दोस्तों, अब मिसिंग वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, आपको पीवी रेशियो तक पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले पीवी रेशियो के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद है क्या? बीईपी सेल्स का।
वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम बोलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, बीईपी सेल्स। क्या फॉर्मूला है दोस्तों बीईपी सेल्स का? ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपके पास बीईपी सेल्स रेडी है 120 लाख के, फिक्स कॉस्ट भी रेडी है 45 लाख का, तो आपका पीवी रेशियो तो एकदम आसानी से आ जाएगा। $45 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कितना आएगा दोस्तों? 37.5% इज योर पीवी रेशियो। सो अगर पीवी रेशियो पता है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। इसका मतलब ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल अगर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या बोलोगे यहां पर? कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट 180 lakhs इंटू 37.5%। 180 lakhs into 37.5% gives me 67,50,000। और अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 180 lakhs में से तो 112.5 lakhs का मेरा बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। 67.5 माइनस 45 विल गिव यू 22.5 लाख का ईबीआईटी। इसमें से आप माइनस कर दो 10.8 का आपका इंटरेस्ट, तो 11.7 लाख ये आ जाएगा आपका ईबीटी। इस पर 25% कम्स टू 2.925 lakhs, लेस इज इक्वल टू कर दो 8.775 lakhs। ये क्या आ गया आपके पास? EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट्स योर नेट इनकम एंड दैट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप क्या करोगे? 150 लाख के आपके पास टोटल शेयर कैपिटल का वैल्यू है एंड पर शेयर फेस वैल्यू 100 है। सो विद दैट लॉजिक 1.5 लाख आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। सो दिस अमाउंट शुड बी डिवाइडेड बाय 1.5 and the earning per share comes to 5.85 rupees। 5.85 rupees is your EPS। ये भी लैक्स में ये भी लैक्स में, तो दोनों डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल रुपीज में आंसर आएगा 5.85 रुपीज। इट्स दैट सिंपल। एक बार ये आ गया तो उसके बाद का पार्ट तो बहुत ही ईजी है। आपको उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास पूरा डेटा रेडी है वैसे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कर लो। योर कंट्रीब्यूशन इज 67.5, योर ईबीआईटी इज 22.5। 67.5 lakhs divided by 22.5 lakhs, it comes to 3 times। आप ऐसे भी निकाल सकते थे या आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आप पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो, 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके भी डीओएल आ जाएगा, राइट। इसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज पूछा। फॉर्मूला इज ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी 22.5 लाख से आपका ईबीटी जो है वो 11.7 लाख से, एंड आपका आंसर आता है 1.92 टाइम्स। 1.92 टाइम्स इज योर फाइनेंशियल लेवरेज, करेक्ट। आगे और लिखना है तो लिख सकते हो 1.9231 वगैरह। एंड कंबाइन लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी करना होगा। कंट्रीब्यूशन इज 67.5 lakhs, ईबीटी इज 11.7 lakhs। 67.5 divided by 11.7 gives me answer 5.76 times। 4 डेसिमल, कम से कम 2 डेसिमल लिखना है आपको आंसर, बाकी 3 या 4 रहेगा तो और भी अच्छा है। सब कुछ आ चुका है, फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है हमारा। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा आपको? फर्स्ट पार्ट में तो जो पूछा था सब निकाल लिया हमने। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो और ईपीएस निकाल लो। तो आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका ईबीआईटी रेडी है क्या? यस रेडी है, ईबीआईटी रेडी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड रेडी है क्या? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा डेट 90 लाख का, और इक्विटी का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इक्विटी का अमाउंट 150 लाख। तो 150 प्लस 90 इज 240 लाख। आप बोलोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रैकेट में लिख दोगे बिफोर टैक्स
इज इक्वल टू EBIT divided by capital employed into 100. EBIT is 22.5 lakhs. Capital employed will be 150 lakhs equity plus 90 lakh debt. Lastly into 100. So that will be 22.5 divided by 240 into 100. That gives me 9.375%. 9.375% is your return on capital employed before tax. अब क्या बोल रहे हैं लोग थर्ड पार्ट में, डज दिस कंपनी हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके इंटरेस्ट रेट 12% को इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 पॉइंट समथिंग के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और क्लियरली समझ रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और रिटर्न्स कम है, मतलब दिस कंपनी इज हैविंग अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो हम लिखेंगे, ये था सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में बोलेंगे, सिंस interest rate 12% is greater than return on capital employed, that is 9.375%, the DFL is unfavorable। मतलब इस कंपनी ने अगर पूछा रहता और डेट लेना चाहिए क्या, तो आप बोलोगे नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग द सेम, नहीं लेना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, इसीलिए तो फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड एज फेयर वेदर फ्रेंड। जब आपका मौसम सही चल रहा है, बिजनेस में टाइम सही चल रहा है, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप डीएफएल को बढ़ाओ, अदरवाइज आप डीएफएल को कम रखो, राइट। लास्ट पार्ट बोला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ अगर ईबीआईटी जो है वो 15% से चेंज होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ईबीआईटी और ईपीएस मतलब कौन सा पार्ट, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? फाइनेंशियल पार्ट। तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला रहेगा डीएफएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय percentage change in EBIT. So your DFL is how much? 1.92. Percentage change in EPS we don't know. And here the percentage change in EBIT is 15%. Therefore, percentage change in EPS will be 15 into 1.92. That comes to 28.8%. 28.8%. This is your percentage change in EPS. Yes guys. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका लेवरेज के क्वेश्चन के तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द पैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू? क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आपका पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 3/4 ऑफ द करंट वैल्यू पे आ जाएगा? तो अभी का वैल्यू कितना है आपके पैट का? 8.775 था। यस, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8.775। इसका अगर वो 3/4 हो रहा है मतलब 25% से कम हो रहा है, 25% से अगर पैट कम होता है, तो ये लोग अगर सेल्स की बात कर रहे हैं मतलब ये लोग ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंशियल नहीं, कंबाइन लेवरेज की बात कर रहे हैं। कंबाइन लेवरेज को यूज कर ये आपका आंसर आएगा। आपका कंबाइन लेवरेज कितना है? कंबाइन लेवरेज है 5.76। इसको यूज करना है आपको। चलिए हम बोलेंगे फिफ्थ पार्ट का आंसर। कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला यूज कीजिए दोस्तों, डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के जगह अपन पैट भी बोल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस की जगह अपन परसेंटेज चेंज इन पैट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको उन्होंने सेल्स के बारे में बोला है, ठीक है। तो अब आपका डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज जो है वो 5.76 है। आपका परसेंटेज चेंज इन पैट जो है वो 25% बोल रहे हैं, और आपको पूछ रहे परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालो। तो दोस्तों परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू
25 divided by 5.76, 4.34. What is 4.34%? That's your percentage change in sales. Correct? So what's your percentage change in sales? 4.34. But इन्होंने percentage change in sales नहीं पूछा, इन्होंने बोला at what level of sales. तो आपको sales का level निकालना है. Therefore आपका जो पैट है वो गिर रहा है या बढ़ रहा है? क्या बोला क्वेश्चन में इन्होंने बोला पैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू. मतलब से जो पैट है वो गिर रहा है तो आपका सेल्स भी आपको कम करना पड़ेगा. तो हम बोलेंगे देयरफॉर न्यू सेल्स इज इक्वल टू 180 lakhs का सेल्स माइनस 4.34% is equal to 180 minus 4.34%. that comes to 172.19 lakhs. मतलब 20 ले सकते हैं आप, 172.20 lakhs भी ले सकते हैं आप. दैट्स योर न्यू सेल्स. दैट्स इट दोस्तों. तो ये लेवरेज का क्वेश्चन बहुत ही इजी और हाथ के मार्क्स थे आपके. डेफिनेटली आपने इसको सॉल्व किया रहेगा अच्छे से. अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डिविडेंड डिसीजन. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने दोस्तों. जनरली डिविडेंड डिसीजन ये चैप्टर बहुत ही इजी कंसिडर किया जाता है, बट इन्होंने उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट डाल के इस क्वेश्चन को और भी इंटरेस्टिंग बनाया है. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. मिस्टर ए हैड गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज एनालिसिस. द कंपनी पेज regularly dividend on quarterly basis and the last interim dividend declared for the quarter was 3 rupees per share. कितना बोला है? 3 rupees per share बोला है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी 3 rupees per share का डिविडेंड बोला है. ओके ठीक है, लेटेस्ट डिविडेंड दे रखा है. Owing to the wide market reach, काफी मार्केट रीच हो चुका है एंड प्रेजेंस रीच हो चुका है कंपनी का. तो ये बोल रहे कंपनी का टर्नओवर जो है, द कंपनीज हैज सीन एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 25% CAGR. कितना है दोस्तों? 25% CAGR. ये आगे क्या बोला है दोस्तों? CAGR तो 25% है इन द लास्ट 5 years, बट आगे बोला है कि कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर एज वेल. कंपनी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकली अचीवमेंट मेंशन्ड अलॉन्ग विद द डिफरेंट सिचुएशन. तो इकोनॉमी में अलग अलग सिचुएशन रहेगा तो अलग अलग रेट एक्सपेक्टेड है उनको. सिनेरियो 1 में 20% एक्सपेक्टेड है, सिनेरियो 2 में 15 और सिनेरियो 3 में जो है वो 12% रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इन तीनों का आपको प्रोबेबिलिटी भी दिया रहेगा. तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? रेट इंटू प्रोबेबिलिटी का टोटल लेना पड़ेगा, जिससे आपको एक्सपेक्टेड ROI मिल सकता है. अब तक तो ऐसे ही लग रहा है. आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग देखिए. इसके बाद बोल रहे हैं द रिटेंशन रेशियो ओवर द लास्ट 5 years हैज बीन 40%, 65%, 50%, 45%, 30% रेस्पेक्टिवली. लास्ट 5 years में ये रिटेंशन रेशियो था. एंड कंपनी प्लान्स टू रिटेन बेस्ड ऑन द पास्ट एवरेज. तो आगे क्या करना कंपनी चाहती है? ये जो रिटेंशन पिछले 5 सालों का था, इसका एवरेज रिटेन करना चाहती है. सो ऑब्वियसली वी नीड टू ऐड ऑल दिस 5 नंबर डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू सिंपल एवरेज. उससे हमको रिटेंशन रेशियो मिलेगा हमारा. द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इज 4.5%. दैट्स योर RF रेट. एंड इन्होंने बोला है द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.3. दैट्स योर बीटा. and market return is 12.5%, so that's your RM, return from market. You are required to calculate the theoretical price of the company's share for Mr. A's decision making using Gordon and Walter approach. तो गॉर्डन अप्रोच से भी आपको आंसर निकालना है, गॉर्डन मॉडल से और वॉल्टर मॉडल से भी आपको आंसर निकालना है. चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट डिविडेंड पॉलिसी का पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे. राइट, इसको सॉल्व करने में मजा आएगा. सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. इसके अंदर आपका जो गॉर्डन मॉडल है, इसका फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G. आप सबको पता है कि गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है? गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100. उसी को मॉडिफाई करके हमने क्या कर दिया? P0 इज इक्वल टू बना दिया. तो आपका P0 का फॉर्मूला बन गया D1 अपॉन KE माइनस G. अब इसके अंदर हमें D1 निकालना है, ग्रोथ निकालना है, सब कुछ. तो आप सबको पता है ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? B इंटू R है. इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? R निकालना पड़ेगा और B भी निकालना पड़ेगा. राइट, तो हम क्या बोलेंगे? B इज इक्वल टू, मतलब ही रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 40 प्लस 65 प्लस 50 प्लस
45 प्लस 30, पांचों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 5, दैट विल गिव मी माय रिटेंशन रेशियो बी, एंड माय रिटेंशन रेशियो विल बी 0.46%. दैट इज 46%. रिटेंशन रेशियो इज 46%, 0.46. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, बी जो है वो 46% लेना होगा, 0.46. अब बात करते आर के बारे में. कैलकुलेशन ऑफ आर ओ आई, विच इज नथिंग बट आर, IRR. ओके, तो सिनेरियो आपका जो ROI है वो, उसका प्रोबेबिलिटी और उसका एक्सपेक्टेड ROI. तो सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, आपका ROI 20 या तो 15 या तो 12 रहेगा. प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.6, 0.5 रहेगा. 0.5 कैसे आएगा? 0.3, 0.6 एंड 0.5. ठीक है, तीन प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है. जनरली प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है वो 1 होता है. यहाँ पर 0.5 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी का टोटल यहाँ पर 1 नहीं है. कोई बात नहीं, ले लो आपका कैलसी और स्टार्ट करो आपका आंसर. 20 इंटू 0.3 ये आ गया 6, 15 इंटू 0.6 ये आ गया 9, एंड 12 इंटू 0.5 ये आ गया 6. तीनों का टोटल 6 प्लस 9 प्लस 6 इज 21% ROI. ROI जो आएगा 21% आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो ग्रोथ है वो B इंटू आर है. आपका रिटेंशन रेशियो आपने निकाला 0.46 और आपका R जो है वो 21 है. तो 21 इंटू 0.46 अगर मैं करूँ तो 9.66% का आपका ग्रोथ रेट होता है. 9.66% का आपका ग्रोथ रेट होता है. बट प्रोबेबिलिटी का टोटल हर वक्त 1 होना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रोबेबिलिटी देते हुए गड़बड़ कर दी, बट जो भी गिवन प्रोबेबिलिटी उसके साथ अपना आंसर ये आ रहा है. ओके, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका ग्रोथ रेट तो आ चुका है. ये ग्रोथ रेट अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, लास्ट पे डिविडेंड को ग्रो कर लो इस रेट से, तो D1 मिल जाएगा आपको. आपका लास्ट डिविडेंड कितना है, D0 कितना लेना चाहिए, इज नथिंग बट आपका 4 क्वार्टर है एंड इनटू पर क्वार्टर 3 रुपीज है. 4 क्वार्टर एंड पर क्वार्टर 3 रुपीज, तो इसका मतलब ईयरली डिविडेंड जो है वो 12 रुपीज है. अगर मैं D1 निकालना चाहूँ तो 12 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 9.66%. 12 plus 9.66% gives me 13.16. D1 कितना आएगा मेरा, 13.16 आ जाएगा D1. तो ये भी आ चुका है मेरे पास. अब मुझे निकालना है KE ताकि मेरा P0 निकल सके. KE निकालने के लिए मुझे CAPM यूज करना पड़ेगा. KE यूजिंग CAPM, KE is equal to formula is RF plus बीटा इंटू RM माइनस RF. आपका RF का रेट कितना दिया है 4.5, बीटा वैल्यू कितना दिया है 1.3, RM कितना दिया है 12.5, माइनस करेंगे RF 4.5 एंड आपका KE का आंसर आता है 14.9%. दैट्स योर KE, 14.9%. दैट्स इट. आपका सब कुछ रेडी हो चुका है. आप सीधा सीधा आप फॉर्मूला पुटअप कर लो और आपका आंसर आ जाएगा. आपका फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू D1 मतलब 13.6 डिवाइडेड बाय KE. एक काम करो 0.149 ले लो, या तो परसेंटेज यूज करना पड़ेगा, माइनस ग्रोथ 0.0966, करेक्ट, 0.0966, and therefore your P0 will come to how much, 14.9 minus 14.9 minus 9.66 is 5.24%. So 13.16 divided by 0.0524 and that comes to 251.15. ये आपका थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर आ गया यूजिंग विच गॉर्डन अप्रोच. अब बात करते हैं वॉल्टर अप्रोच के बारे में. वॉल्टर्स अप्रोच,
इसका तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, P0 इज इक्वल टू डी प्लस आर बाई के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। आपका जो डिविडेंड था वो निकालना पड़ेगा आपको। आपका डिविडेंड दे रखा है इनफैक्ट 12 रुपीज़, डिविडेंड जो दिया है वो 12 रुपीज़ है, इधर D1 नहीं है, डी है, डी मतलब डिविडेंड। ओके, तो आपका डिविडेंड है 12 रुपीज़। आपका आर जो है वो हमने निकाल ही दिया था 0.21। आपका के जो है वो भी हमने निकाल लिया था 0 कितना दिया था आपका के कितना निकाला अपन ने 14.14 मतलब 0.149। अब आपको बस आपका ईपीएस निकालना है और उसमें से माइनस करना है डिविडेंड 12 रुपीज़ का होल डिवाइडेड बाय 0.149। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ईपीएस कैसे निकालूं? ईपीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरा जो डिविडेंड है वो 12 रुपीज़ वो 46% पे आउट के बाद है, राइट। 12 रुपीज़ का डिविडेंड 46% पे आउट के बाद है, तो कैन वी से वो 1 माइनस 0.46 54% रेशियो है। पे आउट का रेशियो 54 है क्योंकि रिटेंशन रेशियो मेरा 46% है। तो अगर मैं डिविडेंड पेमेंट को डिवाइडेड बाय पे आउट रेशियो कर दूं, डिविडेंड पेमेंट को डिवाइडेड बाय पे आउट रेशियो कर दूं तो मुझे मेरा ईपीएस मिल जाएगा। तो आई विल से ईपीएस इज इक्वल टू 12 रुपीज़ का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.46, 12 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.54, 12 divided by 0.54 comes to 22.22. 22.22 minus 12 is your E minus D। ये आपका E आ गया अर्निंग पर शेयर, राइट। अर्निंग पर शेयर का ये मेरा कैलकुलेशन था। और फाइनली मेरा आंसर यूजिंग द वॉल्टर मॉडल, व्हाट्स माय फाइनल आंसर, दिस माइनस 12 जो भी आया वो 10.22 आता है, 0.21 डिवाइडेड बाय 0.149 इज 1.41। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 12 प्लस 1.41 इंटू 10.22 होल डिवाइडेड बाय 10 अपना के का रेट कितना है 0.149 है। सॉल्व कर लो इसको। $177.21 177.21 ये आपका फाइनली P0 आता है वॉल्टर से और ये आता है आपका गॉर्डन से आंसर। तो गॉर्डन से और वॉल्टर से अप्रोच रेडी है दोस्तों। आपका ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर क्वेश्चन था बिकॉज इसमें आपको रिटेंशन रेशियो खुद से निकालना था, आपको ग्रोथ रेट निकालना था, आपको आर का रेट जो है वो भी निकालना था। सब कुछ थोड़ा ट्रिकी था स्लाइटली, बट क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड पॉलिसी के एंगल से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। ओके, अब आते सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया क्वेश्चन नंबर 9 पर, राइट। दैट्स वर्किंग कैपिटल। फाइनली मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क कर सकते हो आप। अगर आप मुझे पूछोगे कि इन सब क्वेश्चन में से एलडीआर कौन से, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एलडीआर रह सकता है। ये भी थोड़ा हट करे तो ये आपका एलडीआर रह सकता है। इसमें बहुत सारे एलडीआर क्वेश्चन है इसलिए हमें इतना समय लग रहा है डिस्कस करने के लिए। फिर ये ओके था, लेवरेज का कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कैपिटल स्ट्रक्चर की हद तक भी कोई बड़ी बात नहीं, बट फिर भी थोड़ा हटकर था, एलडीआर मार्क कर सकते हो। यस, आपका वैक कैलकुलेशन ये भी आपका एलडीआर था, ये भी आप एलडीआर मार्क कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस वाज क्वाइट इजी, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं था, बट एक बार गो थ्रू कर लोगे तो अच्छा है। आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, एक तो भी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। The management of this company is planning to expand its business and at an international level and consult you for preparing an estimation of working capital needs so that it can avail the finance from the bank. The estimated data for this company reveals the following information। कुछ भी काम करनी था फर्स्ट पैराग्राफ, आगे बढ़ते। यहां पर बोला है मटेरियल यूज्ड
तो मटेरियल यूज 9 लाख के डोमेस्टिक पर्पस के लिए और 6 लाख से आपका इंपोर्ट के लिए। आपको यहाँ पर बोला है डोमेस्टिक के लिए जो मटेरियल है वो 2 मंथ क्रेडिट पे मिलता है और जो इंपोर्ट है वो 3 महीने क्रेडिट पे मिलता है, बट 3 महीने के क्रेडिट पर स्टार स्टार मार्क किया हुआ है, तो नीचे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में क्या बोला है। देन लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ बोला है, लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ बोला हुआ है। सेल्स डोमेस्टिक रहेगा तो 30 लाख का है, डोमेस्टिक सेल्स 1.5 मंथ क्रेडिट पे दिया जाता है। एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो 3 मंथ क्रेडिट पे दिया जाता है और उसका अमाउंट भी दे रखा है, बट क्लियरली बोला है सेल प्राइस 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस। तो दोस्तों सेम क्वेश्चनर बुक में भी था, हमने इसको कैसे डील करना देखा था बहुत अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेएबल इन एडवांस फॉर 2 मंथ्स, लैग इन पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 मंथ। तो आपको सब कुछ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। एडवांस इनकम टैक्स 25,000 रुपीज रहेगा फॉर द क्वार्टर फॉलोइंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आएगा उसका आपने एडवांस में कितना इनकम टैक्स भरा है 25,000, सो दैट विल बी एन एसेट, करंट एसेट आइटम। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उसमें इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। ऑन न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन फॉर टेलर मेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, the purchase price of the new machine is 24 lakhs with a depreciation rate of 10%, cash gross profit at 20% of domestic sales। 20% of domestic sales पे cash gross profit rate आप consider कर सकते हो। However, to promote exports, Export Promotion Council (EPC) provides a revenue subsidy of 2.5% of for the new machine purchased। तो ये जो सब्सिडी है ये रेवेन्यू सब्सिडी है दोस्तों, ये अगर रेवेन्यू सब्सिडी है मशीन परचेस्ड के लिए तो ये आप कैपिटल सब्सिडी जैसे ट्रीट नहीं करोगे, मशीन के वैल्यू में से लेस मत करना, इसकी वजह से आपका रूटीन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है ये सोचना, क्योंकि ये रेवेन्यू सब्सिडी। अगर ये सब कैपिटल सब्सिडी होता तो डेफिनेटली जैसे हम क्लास में करते कि आप मशीनरी के वैल्यू में से लेस कर देते और उस पर डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से लेते, वो मैं ऐसा कुछ भी इधर नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि ये सब्सिडी का नेचर कौन सा है, रेवेन्यू सब्सिडी है। आगे, फर्दर दिस कंपनी सबमिट्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू इट्स बैंक एंड अवेल ऑल एक्सपोर्ट सेल्स विद इन 1 मंथ। तो आपका जो 3 मंथ्स का पीरियड दिख रहा है सेल्स का, हम 3 महीने का सेल कंसिडर नहीं करेंगे क्रेडिट डेटर के लिए, हम डेटर के लिए कंसिडर करेंगे ओनली 1 मंथ, बिकॉज आप एलओसी देते हो बैंक को और पैसा ले लेते हो बैंक से अभी एडवांस में, तो आपका पैसा तो 1 मंथ ही ब्लॉक रहा ना। यस, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस अ फीस ऑफ 5% फॉर द सेम, तो कोई बात नहीं, वो तो आपका खर्चा होता है। द कंपनी कीप्स 1 मंथ ऑफ स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ईच, दोनों का बेसिस 1 मंथ है। द गुड्स रिमेन इन प्रोसेस फॉर हाफ अ मंथ, तो आपका वर्किंग आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो हाफ मंथ का है, विथ 90% रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। तो आपका सबसे पहले रॉ मटेरियल 100% इंट्रोड्यूस नहीं होता है, 90% इंट्रोड्यूस होता है, और बाकी एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा 50% इनकर होता है। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 1,50,000, तो कैश बैंक बैलेंस आपको डायरेक्टली लेना है 1,50,000। द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट नीड टू बी केप्ट 15%, कोई बात नहीं। रॉ मटेरियल्स आर इंपोर्टेड दैट विल अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी एट 20% टू बी पेड इन अपफ्रंट, बाप रे एडवांस में देना है, विद अ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ 5% क्रेडिटेड अपफ्रंट, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि आपका मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें 20% जो है वो इंपोर्ट का कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगा और ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पे 5% लेस हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड एडवाइज दिस कंपनी शुड इट कंटिन्यू द एक्सपोर्ट बिजनेस और नॉट। Requisite assumptions and notes should form a part of your answer solution। तो दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है और आपको बताना है कि ये कंपनी ने एक्सपोर्ट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया दोस्तों इस क्वेश्चन में, बट कहीं पर भी लिखा नहीं था कैश कॉस्ट बेसिस पर, और इस आंसर में, इनके आंसर में आईसीआई ने क्या कर दिया, कैश कॉस्ट से सॉल्व कर दिया। हम लोग भी कैश कॉस्ट ले लेंगे बट अज्यूम कर लेंगे, इन्होंने बोला है कि अज्यूम करो, कोई बात नहीं, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। बट आप पूछोगे सर एग्जाम में ऐसा चलेगा क्या, नहीं बेटा, जनरली ऐसा होता है कि कुछ नहीं दिया तो हम नॉर्मल अप्रोच यूज करते हैं, और अगर कैश कॉस्ट बोला तो हम कैश कॉस्ट से सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन के हद तक। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप बोलोगे स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अगर आप कैश कॉस्ट बेसिस पे सॉल्व करना भी चाहो ना तो आपको अजम्पशन लिखकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट रुपीज। थोड़ा सा शिफ्ट भी कर लिया तो भी चलेगा। यस, कंप्यूटेशन कॉलम बड़ा चाहिए अपने को। राइट, चलिए दोस्तों, सबसे पहले करंट एसेट्स, पहला आइटम रॉ मटेरियल का स्टॉक। फर्स्ट आइटम इज रॉ मटेरियल का स्टॉक। आप जरा क्वेश्चन ध्यान सामने रखिए ताकि आपको मेरे साथ सॉल्व करने में थोड़ी आसानी जाएगी। राइट, रॉ मटेरियल का स्टॉक, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट रॉ मटेरियल स्टॉक। भाई साहब इन्होंने आपको बोला है 1 मंथ का बेस है, कोई बात नहीं 1 मंथ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 9 लाख प्लस 6 लाख 15 लाख। बट दोस्तों वो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें आपका जो इंपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल उस पर आपको अपफ्रंट देना पड़ रहा है कुछ अमाउंट एज ड्यूटी, और कुछ अमाउंट एज ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिल रहा है आपको। तो आपका रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट है वो स्लाइटली चेंज होगा, 6 लाख की जगह कुछ और आएगा। किसके लिए, इंपोर्ट के लिए। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट के लिए कॉस्ट कुछ और आएगा, कोई बात नहीं। तो एक काम कर लेते, कॉस्ट शीट भी साथ साथ में बना के देख ही लेते क्या होता है। ओके, तो रॉ मटेरियल स्टॉक आप लिख सकते हो बेसिस में 1 मंथ। सेकंड इज WIP स्टॉक, जिसके लिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 0.5 मंथ। थर्ड विल बी फिनिश गुड स्टॉक, क्वेश्चन में बोला है 1 मंथ। फोर्थ आइटम है डेटर्स, इसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। जो डोमेस्टिक है उसके लिए हम डेटर्स के लिए लेंगे वर्किंग नोट में आंसर, बट उसका बेस जो है वो 1.5 मंथ। और एक्सपोर्ट के लिए क्वेश्चन में दिया है 3 मंथ्स, बट हम लेंगे 1 मंथ। क्यों सर, लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से हमको पैसा जल्दी मिल रहा है, 1 मंथ में मिल रहा है। हम क्रेडिट दे रहे 3 महीने का, बट हमारा फंड्स ब्लॉक 3 महीने नहीं है, 1 मंथ ब्लॉक है। फिफ्थ आइटम हम बोल देंगे कैश बैंक बैलेंस। गिवन है ये तो, कोई टेंशन नहीं, इसका आंसर का है 1,50,000। राइट, देन प्रीपेड एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रीपेड है, प्रीपेड एडमिन एक्सपेंसेस बोल देंगे। कितना बेस है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2 मंथ्स इन एडवांस। 2 मंथ्स आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरे साल के दे रखे 3,60,000। कोई बात नहीं, साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे तब लिख देंगे, अभी 2 मंथ्स बोल देते हैं। और आपके पास इनकम टैक्स भी है एडवांस, और ये गिवन है तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, 25,000। राइट, तो यहां पर हम बोल सकते हैं सब टोटल है ये आपका करंट एसेट्स का टोटल है। फिर हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, जिसमें पहला आइटम क्रेडिटर्स आएगा। हाँ जी, क्रेडिटर्स में आपके पास डोमेस्टिक अलग है और इंपोर्ट अलग है। राइट, डोमेस्टिक क्रेडिटर्स कितना 2 मंथ्स, इंपोर्ट कितना 3 मंथ्स, 2 मंथ्स 3 मंथ्स। उसके बाद सेकेंडली इन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस
कितना बेसिस है वेजेस का, 1 मंथ। थर्ड रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हाफ मंथ बोला इन्होंने, करेक्ट। और कुछ तो बोला है क्या? यस, लैग इन पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोला है। कोई बात नहीं, थोड़ा एक लाइन छोड़ दीजिए इधर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हम बोल रहे हैं ऐसे। और फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसका बेसिस दिया है 1 मंथ। ठीक है, तो यहां पर हम ले सकते हैं सब टोटल बी, सब टोटल बी, एंड फिर सी विल बी नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। बट आंसर यहां पे एंड नहीं होता है, इसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिर आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला है? 15% बोला है। ठीक है, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पूरा स्ट्रक्चर ढांचा तो रेडी हो गया भाई। अब मेन पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें भी काफी चीजें बहुत इजी है, कुछ टफ पार्ट होता है, बाकी बहुत इजी होता है, याद रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपेरेंटली देख के सोचूं कि मुझे सॉल्व करना है अभी, तो रॉ मटेरियल स्टॉक जो है उसको छोड़ दो, डब्ल्यूआईपी स्टॉक छोड़ दो, फिनिश गुड छोड़ दो, डेटर भी छोड़ दो। ठीक है, अब बात करेंगे प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, कितने हैं? 3,60,000 के, देखो राइट। तो आप ले लो कैलसीपी डायरेक्टली इधर, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया पर मंथ इंटू 2, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 60,000, करेक्ट। इसके बाद क्रेडिटर्स की बात करेंगे, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिटर्स से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और डायरेक्टली रॉ मटेरियल पे यहां पर हम क्रेडिटर निकालते हैं। ड्यूटी वगैरह पर हम क्रेडिटर नहीं निकालते, ड्यूटी कभी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती, याद रखिए, इसलिए ड्यूटी यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली बोल दो यहां पर मुझे रॉ मटेरियल लगा 9 लाख का, डिवाइड बाई 12 कर लो, इंटू 2 कर लो, और यहां रॉ मटेरियल लगा मुझे 6 लाख का, डिवाइड बाई 12 पर मंथ आ गया, इंटू 3 कर देना है। तो इससे आपका आंसर 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, ये आता है 1.5 lakhs, एंड 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये भी आता है 1.5 lakhs। तो एकदम इजी इजी पार्ट है दोस्तों, ये दिखने के लिए लगता है इतना लेंदी क्वेश्चन है, बहुत इजी हो सकता है। आपके वेजेस जो है वो है 6 lakhs, फिर से ले लो 6 lakhs डिवाइडेड बाय कर लो 12, इस बार मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ऑब्वियसली 50,000 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस का आंसर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है उसका थोड़ा एडजस्टमेंट है, तो रुक जाते हैं उसके लिए, इसलिए मैंने एक लाइन नीचे छोड़ी भी है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे साल का 3 लाख है, तो 3 लाख के फिगर को डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 कर देंगे, आंसर आएगा 25,000, करेक्ट। तो दोस्तों ये ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, इतने आंसर का पार्ट भी पूरा रेडी है, राइट। अब आपको सिर्फ मेन एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से शिद्दत से समझिए क्वेश्चन को, ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो डोमेस्टिक सेल्स पर 20% है। तो सेलिंग प्राइस अगर ये है, सेल्स बोल दो, कौन से सेल्स भाई? डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस आपका 100 है, तो क्रॉस प्रॉफिट जो है 20 है, ये आपका COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट। बट अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा है एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स में इतना नहीं होता है,
एक्सपोर्ट सेल्स जो होते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डोमेस्टिक के लिए 20% है, करेक्ट। एक्सपोर्ट सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला, क्लियरली बोला था कि आपका जो एक्सपोर्ट सेलिंग प्राइस है वो 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस है, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्राइस के 10% नीचे -10% करेंगे तो मिल जाएगा मुझे 90 रुपीज़, ये आ जाएगा एक्सपोर्ट का सेलिंग प्राइस। बट दोस्तों ये एक्सपोर्ट का सेलिंग प्राइस है, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उतना ही रहेगा ना 80। मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, इसका मतलब सीओजीएस सस्ता थोड़ा ना रहेगा, सीओजीएस जितना रहना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो 10 ही आएगा एज बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। अब मैं अगर यहाँ का रेशियो निकालू, देयर फोर एक्सपोर्ट जीपी रेशियो, तो इट विल बी 10 रुपए का जीपी ऑन 90 रुपीज सेल इंटू 100, 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 90 रुपीज सेलिंग प्राइस। तो 10 एज अ परसेंटेज ऑफ 90 इज 11.1111। So this is my GP ratio for my credits export sales, whereas domestic sales का GP ratio कितना है, 20% है। ओके बढ़िया है। तो अब इस बेसिस पर ही हमको एक अच्छा सा टेबल बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चनर बुक के वक्त भी सॉल्व करते वक्त बनाया था। पर्टिकुलर्स डोमेस्टिक एक्सपोर्ट टोटल, यहां पर सबसे पहले सेल्स ले लो। डोमेस्टिक के सेल्स कितने दे रखे, 30 लैक्स। एक्सपोर्ट के कितने दे रखे, सेल्स 30 लैक्स डोमेस्टिक के, एक्सपोर्ट्स के 24,80,000 है। तो टोटल सेल्स हो गए 54,80,000। यस सर। अब इसके बाद माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, सीधा सीधा यहां पर तो 20% हो जाएगा फॉर डोमेस्टिक, और यहां पर होगा 11.11% किस पर, 24.80 लैक्स पर, करेक्ट। तो ये डोमेस्टिक का है और ये एक्सपोर्ट का है, ठीक है। तो 30 लैक्स इंटू 20% गिव्स मी 6 लैक्स, और यहां पर 24,80,000 इंटू 11.11% इज 2,75,528। दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो इट विल बी 8,75,528। Therefore cost of goods sold 24 lakhs, और ये कितना आएगा, 24,80,000 माइनस 275,528, ये आ जाएगा 22,04,472। टोटल हो जाएगा 46,04,472। क्या सीओजीएस तक का पार्ट एकदम क्लियर है आपको, कैसे हम बाइफरकेट कर रहे हैं। सीओजीएस तक का पार्ट अगर एक बार आ गया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो तो आपके कॉमन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहां पे ले लोगे एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब आप क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरे साल के दे रखे, कितने दे रखे, 3,60,000। तो भाई 3,60,000 तो मैं सीधा सीधा टोटल वाले कॉलम में लिखना चाहिए। टोटल वाले कॉलम में वी विल राइट 3,60,000। नाउ वी नीड टू डिवाइड दैट हियर डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अगर बात करेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा डिवाइड करना। तो 3,60,000 को डिवाइडेड बाय 54,80,000 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 30 लाख कर लो। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 1,97,080। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सेल्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं उसको इन सेल्स रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओके एवरीबॉडी, सो दैट्स माय अजम्पशन। ऑफ कोर्स वही करना पड़ेगा, रीजनेबल बेस तो वही है। और फिर बचा हुआ अमाउंट
3,60,000 माइनस 197,080, अगर मैं कर दूं तो बचा अमाउंट 162,920 जो है वो एक्सपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अगेन सेल्स रेशियो बेसिस पर कर लेंगे इसको भी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो कर रहा हूं मैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है टोटल? 3 लाख का दिया है। 3 लाख को डिवाइडेड बाय 54.8 लाख करेंगे, इंटू 30 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 1,64,234। अगर आप ये अमाउंट 3 लाख में से निकाल दोगे तो यहां पर आ जाएगा 1,35,766। करेक्ट। तो ये आ गया अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा उन्होंने बोला है आपको बैंक फीस, वो जो एलओडी दे रहे ना आप, लेटर ऑफ क्रेडिट एलओसी, तो उसका भी बैंक फीस है ना, वो भी यहां पर आप ऐड कर दोगे। बैंक फीस जो भी चार्जेस है बैंक के, कितने? 5% ऑफ सेल्स है ना, तो 5% ऑन एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स कितने हैं? एक्सपोर्ट सेल्स है 24,80,000। 24.80 लैक्स। 24,80,000 का 5%, 1,24,000। ऑब्वियसली किस में जाना चाहिए? एक्सपोर्ट सेल्स में ही जाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि एलओडी एलओसी किसके लिए दिया है? एक्सपोर्ट के लिए दिया ना अपन ने सिर्फ। यस। तो ले लीजिए दोस्तों इनका टोटल, और ये आ जाएगा आपका कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आपका कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? 24 लाख प्लस 197,080 प्लस 164,234, ये आ गया 27,61,314। सेकेंड केस में 22,04,472 प्लस 162,920 प्लस 135,766 प्लस 1,24,000, and that comes to 26,27,158। और लास्टली टोटल 46,04,472 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,24,000 भी बोलना पड़ेगा ना, टोटल में ये भी आएगा। तो फिर ये आता है 53,88,472। यस गाइस, इन्होंने एक और चीज पूछा, क्या हमने एक्सपोर्ट सेल्स कंटिन्यू करना चाहिए? क्या एक्सपोर्ट सेल्स का कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है ये, जबकि एक्सपोर्ट सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है ये। तो अगर इकोनॉमिक चीज वाइज देखा जाए, कम पैसों में सिर्फ मेजर करना है प्रॉफिट में, तो हमने एक्सपोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सेल्स वैल्यू कम है और यहाँ पर उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बट अगर अदर फैक्टर्स देखेंगे, जैसे कि आपने ये कैसे निकाला, ये अपोर्शनमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, तो इसमें से एक्चुअल में एक्सपोर्ट सेल्स के लिए कितने हैं पता चला, सब डोमेस्टिक के लिए रहे तो कैसा होगा। तो डेफिनेटली ये फैक्टर्स भी मैटर करेंगे। फिर हमारा ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल जाने से जो हमारा गुडविल बढ़ता है वो भी मैटर करता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर बन सकता है कि इकोनॉमिक वाइज देखा जाए तो हमने बंद कर देना चाहिए, बट अदर फैक्टर्स कंसिडर करेंगे तो शायद कंपनी उसे कंटिन्यू भी कर सकता है। राइट, डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, दूसरे कंट्री में भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। चलो ये सब रेडी हो गया हमारे पास। अब इनकम स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो वी विल से वर्किंग नोट टू कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाना बहुत ही आसान है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है कॉस्ट शीट बनाना। सिंपली आप बोलोगे पर्टिकुलर्स रुपीस, सबसे पहले ले लोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डोमेस्टिक के लिए कितना दिया है उन्होंने? 9 लाख बोला है सर। और इंपोर्ट के लिए कितना है?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इंपोर्ट किया अपन ने, राइट। इंपोर्ट कितना किया है उसके लिए उन्होंने वो ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह वो सब बोला है, तो उसके लिए अपना यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कैलकुलेशन करके लेना पड़ेगा। अब इसके बाद ऐड करेंगे वेजेस। वेजेस क्वेश्चन में दे रखे आपके वेजेस है 6 लाख के, ये आपको प्राइम कॉस्ट देगा, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो आगे से अलग से लेने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो आपको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हैश मार्क कर देते। और इसके बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ मिलेगा, बट इसके लिए थोड़ा वर्किंग करना रेडी करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले ये कॉस्ट शीट को क्लोज करो ताकि आप नीचे का वर्किंग कर पाओ। यहाँ पर हम बोलेंगे रॉ मटेरियल इंपोर्ट वाला, राइट। परचेज प्राइस कितना है, 6 लाख से। ऐड कस्टम ड्यूटी 20%, लेस ड्यूटी ड्रॉबैक, आपने ये सब आईडीटी में पढ़ा रहेगा, और ड्यूटी ड्रॉबैक है 5%। ऑब्वियसली दोनों भी 6 लाख पे आएंगे। 20% ऑफ 6 लाख इज 1,20,000 ऐड हो जाएगा, एंड 6 लाख का 5% 30,000 लेस हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6,90,000। और ये 6,90,000 इधर लेना है आप, करेक्ट। 6,90,000 आ गया आपका, देयरफॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज भी यही है, कंज्यूम्ड भी यही है दोस्तों। परचेज नहीं एक्चुअली, मतलब क्रेडिटर से इतना नहीं परचेज किया, क्रेडिटर से तो 6 लाख का परचेज किया है, बट ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ओके, अब इसी के बेसिस पर हमें यहां पर भी कैलकुलेशन करना था। ऊपर अपन ये पेंडिंग रखा ना रॉ मटेरियल का स्टॉक, यहां पर भी कैलकुलेशन उसके हिसाब से आएगा। चलो देखते हैं एक एक करके। अब क्या करेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, अब कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैसे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो आपको क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 26,40,000 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, जो आउटस्टैंडिंग रहेगा हाफ मंथ के लिए। इसका मतलब कैन वी से वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 26,40,000। यस, तो ये ले लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 26,40,000, 26,40 है ना, हाँ 26,40,000, बट दैट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन बोला उन्होंने, तो आपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। लेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के जो डिटेल्स दिए उसके हिसाब से हमारा जो डेप्रिसिएशन रहेगा मशीनरी पे सीधा सीधा 24 लाख पे 10% रहेगा। सर सब्सिडी का इफेक्ट यहां पर नहीं आएगा, वो रेवेन्यू सब्सिडी है। ओके, सो फिर 2,40,000 इसमें से निकाल दो। अब ये आ गया आपका नेट अमाउंट, इसमें से आप रेवेन्यू सब्सिडी माइनस कर सकते हो। डेप्रिसिएशन में उसका इफेक्ट नहीं देना है, अलग से माइनस करना है। रेवेन्यू सब्सिडी डेप्रिसिएशन में क्यों नहीं दिया सर, बिकॉज इट्स नॉट कैपिटल सब्सिडी, इट्स रेवेन्यू सब्सिडी, तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, मशीनरी का कॉस्ट रिड्यूस होगा, बट डेप्रिसिएशन के लिए कुछ नहीं करेंगे हम। और आपका सब्सिडी जो है वो 2.5% है, तो 24 लाख का 2.5% कितना आएगा, 60,000। दोनों अमाउंट्स लेस करने के बाद 26,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 60,000, that gives me 23,40,000. And what is this? कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ये आपके, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ये, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा फिर, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट इधर लेना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट कैश, कितना अमाउंट, 23,40, 23,40,000, राइट।
और आपका कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया वो देखना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं आप इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रेडी अपने पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, ये देखा COGS यहाँ पे दिया है 46,04,742, ये आपका COGS है 46,04,472 बराबर 46,04,472। तो यहां पर ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स है ये, कैलसी लो 46,04,472 माइनस करो 23,40,000 माइनस करो 6 लैक्स माइनस करो 6,90,000 माइनस करो 9 लाख, तो ये आ गया 74,472। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है अदर ओवरहेड्स। COGS का टोटल हमको पता था तो ये मैच होना था COGS, बट मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये अदर ओवरहेड्स भी है। अब मैंने आपको बोला था कि एक लाइन वहां पे ब्लैंक छोड़ना है, तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने क्या अज्यूम किया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है हाफ मंथ, तो अदर एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग रहेगा हाफ मंथ, जो मुझे लॉजिकल नहीं लगता है, बट जस्ट टू मैच विद देयर आंसर अपन कर सकते हैं। या अपन बोल सकते हैं सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ बोला है, हम वही लेंगे हाफ मंथ, तो लॉजिकली मुझे लगता है कि वही लेना चाहिए। अपन ने अननेसेसरली उसको आउटस्टैंडिंग दिखाना नहीं चाहिए। ओके, तो ये COGS आ गया। अब COGS में आप ऐड कर सकते हैं आपका एडमिन, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऐड कर सकते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और आप ऐड कर सकते हैं आपके बैंक चार्जेस, जो 3 आइटम अपन ने बाद में भी ऐड किए थे वो वाले, और ये देगा आपको कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना लूँ, 3,60,000 ले लो सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना लूँ, 3 लाख ले लो सर। और बैंक चार्जेस कितना लूँ, बैंक चार्जेस अपन ने निकाले थे 1,24,000, वो लेना पड़ेगा 1,24,000। तो फाइनली आपका टोटल कॉस्ट 46,04,472 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 1,24,000, इस तरीके से आपका टोटल कॉस्ट आता है 53,88,472। ये आपका टोटल कॉस्ट आता है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। डन गाइस, फाइनली ये आ चुका है। अब फाइनल आंसर की तरफ आप बढ़ सकते हो आगे। राइट, ये पूरा वर्किंग नोट रेडी हो चुका है। अब आप एक एक करके फाइनल आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपने लिखा था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए आप रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन आपने रेडी किया है, कितना है 15,90,000 है, करेक्ट। दोनों का टोटल रॉ मटेरियल का अमाउंट है 15,90,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15,90,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 करना पड़ेगा। राइट, कितना आएगा वो 15,90,000 डिवाइड बाय 12, दैट कम्स टू 1,32,500। 1,32,500 WIP के लिए आपका हाफ मंथ का बेसिस है, इसके लिए भी वर्किंग नोट बना तो बेटर रहेगा, वर्किंग नोट बोल देते हैं। और WIP के वर्किंग नोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट फॉर WIP रॉ मटेरियल 90% लेना पड़ेगा। 15,90,000 का 90%, ये तो पूरे साल का हो गया, इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा वैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट विल बी आपके वेजेस, पूरे साल के वेजेस है 6 लैक्स। वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला, 50% ले लो, हाफ कंप्लीट, इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, ये वेजेस के बारे में हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में 23,40,000, ये ऊपर दिख रहा है ना, 23,40,000, इसका 50% और इसका भी हाफ मंथ का फिगर डिवाइड बाय 12। एंड अदर ओवरहेड्स जो हमें पता नहीं क्या है, बैलेंसिंग फिगर अपन ने लिया था, कितना आया था अदर ओवरहेड्स 74,472,
472 का 50% इंटू हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 12, बस इन सब का टोटल विल बी योर टोटल डब्ल्यू आई पी स्टॉक। निकालो आंसर। 15,90,000 ड्यू इंटू 90% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, मेमोरी प्लस 59,625, then 6 lakhs into 50% into 0.5 divided by 12, 12,500, memory plus 23,40,000 into 50% into 0.5 divided by 12, 48,750, memory plus 74,472 into 50% into 0.5 divided by 12, memory plus 1552, memory recall 1,45,977, ये आपका आंसर आता है 145,977। गो टू योर मेन आंसर 145,977. This is your final answer for WIP stock. Finished goods stock will be valued on the basis of cost of goods sold. आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 46,04,472, तो यहाँ पर ले लो 46,04,472 डिवाइड कर लो 12 से, मल्टीप्लाई कर लो 1 से, कितना आएगा? 46,04,472 डिवाइड बाय 12, 3,83,706। डेटर्स के लिए आपके सेल्स का फिगर लेना होता है, बट हम यहाँ सेल्स की फिगर नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स डोमेस्टिक का ये है, एक्सपोर्ट का ये है, तो ले लीजिए ये नंबर्स डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए। डोमेस्टिक का नंबर लेंगे 27,61,314 और उसका क्रेडिट पीरियड है 1.5 मंथ, तो इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, एक काम कीजिए डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, इंटू 1.5 कर दीजिए, और यहाँ पर एक्सपोर्ट का अमाउंट 26,27,158 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 करना पड़ेगा, राइट, इंटू 1 करना पड़ेगा। तो अमाउंट्स 27,61,314 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.5, that comes to 345,164, and second case में 26,27,158 divided by 12, that comes to 2,18,920, 930 ले सकते हैं हम, 930, राइट। तो ये सब करंट एसेट्स के अमाउंट है 132,500, 145,977, 3,83,706 plus 345,164 plus 218,930 plus 1,50,000 plus 60,000 plus 25,000. My amount of current assets 132। आपके WIP स्टॉक का अमाउंट जो है 59,625 plus 12,500, 48,750, 1552। ये गलत हो गया, हाँ अपना आंसर ये आता है 122,427। ये टोटल WIP स्टॉक का चेक कर लो, 59,625, 12,500, 48,007, करेक्ट। ये आ गया मेरा WIP का अमाउंट 1,227 122,427। ओके, अब लो वापस 132,500, 383,706, 345,164, 218,930, 1,50,000, 60,000, 25,000. This comes to 14,37,000
727, ये करंट एसेट्स का अमाउंट हो गया। करंट लायबिलिटीज के अमाउंट पूरे रेडी है। आई टोल्ड यू सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने क्या बोला है आपको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 23,40,000 है। तो आ जाओ इधर, 23,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5 कर लो। 23,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5 करेंगे तो 97,500 आता है। 97,500 आता है। नथिंग इज सेड अबाउट अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर ओवरहेड्स की आउटस्टैंडिंग किया, पता नहीं इन्होंने हाफ मंथ ले लिया, हम नहीं लेंगे, हमको नहीं पड़ रहा है वो, तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो ये अमाउंट्स का टोटल लेंगे 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 97,500 प्लस 25,000, तो दैट कम्स टू 150 plus 150 plus 50 plus 97,500 plus 25,000, that comes to 4,72,500. Okay, I'm not taking मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अलावा और कोई आउटस्टैंडिंग। आपके पास एक और असम्पशन है जो उन्होंने किया है, मेरा उनका आंसर मैच नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक कि इन्होंने बोला ये जो अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे ना, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 74,000 कितना निकाला उन्होंने, 472 वाला, इन्होंने ये भी हाफ मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग लिया, बट हम नहीं लेंगे। आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल। तो बस यहाँ पर आपका करंट लायबिलिटी का टोटल है, करंट एसेट्स का टोटल है 1437,727 में से अगर उसको माइनस करूँगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल आता है 9,65,227। स्लाइट डिफरेंस आएगा उनके और मेरे आंसर में, और 965,227 पर अगर मैं 15% चार्ज करूं तो 144,784 आता है। ऐड इज इक्वल टू करेंगे 11,10,011। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर एवरीबॉडी। अजम्पशन रहेगा वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, अजम्पशन रहेगा आपका ये चीज। ओके, दैट्स इट। एंड assumption रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो कि लॉजिकल है। आप सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा कि हमने एक्सपोर्ट कंटिन्यू करना चाहिए क्या, देख लो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 24,80,000 है, जबकि उसका कॉस्ट है 26,27,158। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है और सेल्स कम है, तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए पैसे वाइज, प्रॉफिट वाइज। अगर ब्रांड वैल्यू वाइज या डाइवर्सिफिकेशन वाइज करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट वॉज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट गाइस। आई होप आपको ये सब कुछ एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझा है, और हमारा पूरा का पूरा आरटीपी जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे हमने सब सॉल्व किए दोस्तों, सब सॉल्व किए, राइट। और आपके थ्योरी क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी है, ये आपके एफएम फंडास बुक में भी मैंने कवर किया है, टेक्स्ट बुक में भी ये कवर किया है। एक्सप्लेन हाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड सेकेंडली सम कॉमन मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, कि भाई फंडिंग रेज करते हो 4 मेथड्स होते हैं जिससे आप फाइनेंसिंग रेज कर सकते हो। वेंचर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच, फाइनेंसर और एंटरप्रेन्योर के बीच 4 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं, वो यहाँ पर बोला गया है। कंडीशनल लोन, इक्विटी फाइनेंसिंग, वही सब आएगा दोस्तों। चलो तो दोस्तों आई एम श्योर कि ये जो भी डिस्कशन मैंने किया ये आपको समझा है बहुत अच्छे से, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपके साथ सॉल्व किए। सी यू गाइज, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना May 25 के लिए। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल। आई होप, आई विश टू गॉड, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो और सीए फाइनल में AFM में मुझे मिले। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू।